नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने एपिसोड 5th ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कहा था एट द एंड ऑफ इट कि हम थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का में पॉज लेंगे एंड आई विल स्पेंड सम टाइम टू लॉन्च अ स्मॉल सीरीज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड the basis of this series is our 2 lectures on YouTube by विकास दिव्यकीर्ति सर एंड उन्होंने बहुत ही विस्तार से एक्चुअली बहुत अच्छे से 2 बड़े लेक्चर्स करीब 4 आवर्स ईच के लेक्चर्स हैं। उसमें ये समझाया है कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका कॉन्स्टिट्यूशनली क्या मीनिंग है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है और फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट पर्सनल लॉज भी कवर किए गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि डिबेट तो चलते रहेंगे और मुझे लगता है कि ये डिबेट अब आने वाले कुछ महीनों में और भी हीटेड होने लगेगा। आई थिंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने देखा न्यूज़ चैनल्स इसको किसी न किसी तरीके से कवर कर रहे हैं। बट एक फीलिंग जो मुझे हमेशा रहती है कि ऑफन न्यूज़ चैनल्स डू नॉट कवर इट इन एजुकेटेड मैनर मतलब कि the purpose many a times is to create debate and not educate। और पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि द डिस्कशंस ऑफन आर वेरी वेरी सरफेशियल, उसमें कोई डेप्थ नहीं होती है। एंड एज एक जागरूक नागरिक मुझे लगा, खुद को लगा कि यार मैं खुद समझ लेता हूँ कि ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके क्या इंट्रिकेसीज़ है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फॉर अ कंट्री, फॉर अ प्लूरलिस्टिक नेशन लाइक दैट ऑफ इंडिया। ये बाकी कंट्रियों में कैसे होता है ये सब तो हम देखेंगे और थोड़ा बात भी करेंगे, पर इंडिया बाय डिज़ाइन, बाय इट्स नेचर इज़ एक्सट्रीमली प्लूरलिस्टिक और इसलिए ये डिबेट्स इतने हीटेड होते हैं। तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ लेता हूँ एंड एज आई सेड कि मैं तो हमेशा इस मोड में रहता हूँ कि जो कुछ मैं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंड दैट्स माई होप। माई होप इज़ दैट थ्रू दिस मिनी सीरीज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, whichever side of debate you are on, I honestly don't care. What I care for is हम सब इस मुद्दे को अच्छे से समझें, इसके बारे में अपनी समझ डेवलप करें और एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ चूजिंग साइड्स एंड यू नो लाइक गोइंग इनटू लाइक हीटेड फाइटिंग, समटाइम्स इवन इन रॉन्ग डायरेक्शंस, राइट। पहले ही बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि लोग इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान या किसी एक धर्म के वर्सेस दूसरे तीसरे चौथे धर्म के बारे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही तत्व हैं जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, है ना, कितने ही अलग अलग तरीक़ों से। तो दिस इज़ नॉट अबाउट any religion versus any other religion. Honestly, this is not. This is about the idea of unifying a country, bringing all its citizen under, क्या बोलते हैं उसको, लेक्स लोकाय। लेक्स लोकाय मतलब लॉ ऑफ द लैंड। और इसका बेसिक उद्देश्य है, जैसे हम समझेंगे, इज टू give same kind of empowerment that has been given to some people and is not available to some other people। इसमें रिलीजन का रोल तो प्ले होगा ही, हम देखेंगे कैसे क्या रोल है, बट अगेन एंड अगेन लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज नॉट एट ऑल Hindu versus Muslim. This is about extending the meaning of freedom to the citizens who have limited freedoms due to some reasons। तो बार बार हमको इस कोर को ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन पॉपुलर मीडिया में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, और उससे थोड़ा सा अगर हम दूर रहेंगे तो शांति से हम समझ पाएंगे, बैलेंस तरीके से हम इसे समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिबेट अभी अभी वापस से उठ के क्यों आ गया है, तो सबसे ये समझते हैं कि
द रीज़न फॉर दिस इज़ कि बीजेपी जो अभी करंट रूलिंग पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, अगर आप 2019 का उनका घोषणा पत्र उठा के देखेंगे तो उन्होंने उसमें डिक्लेयर करा है कि दे विल ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्पावरमेंट एंड यू नो टू प्रोवाइड बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट से इन्होंने उसे कनेक्ट करने की कोशिश करी है। और ये भी कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, निहित है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है और हम उसे लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी उसी के चलते देयर हैज़ बीन अ मैसिव पॉलिटिकल डिबेट दैट हैज़ किक्ड ऑफ इन इंडिया। और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे आर्टिकल 44 में है in our constitution, which is under section 4, which is directive principle of state policy. अब अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या लिखा रहता है? द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट, मतलब पार्ट 4, शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। मतलब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता, इसको लेकर कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं है। बट द प्रिंसिपल्स, क्या लिखा है? बट द प्रिंसिपल्स आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने आर्टिकल्स दिए हुए हैं दे आर फंडामेंटल, मतलब मूल में है। किसके मूल में है? फॉर द गवर्नेंस ऑफ एनी ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के गवर्नेंस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में ये प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कहा गया है। कोर्ट से इन्फोर्सिबल नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल। अब स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट जो हमारा आज छोटे जो हम राज्य ही है। स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, इन सब को स्टेट बोला गया है यहाँ पे, है ना। सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 44 में ही निहित है। अच्छा, तो अब आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत ही स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि भाई ये अगर निहित है तो उसी समय अप्लाई क्यों नहीं किया गया, उसी समय क्यों नहीं लागू किया गया? तो लागू इसलिए नहीं किया गया उस समय, जैसा कि हमने कहा था कि कुछ ऐसे मुद्दे थे, ठीक है, जो उस समय डिबेट से सॉल्व नहीं हो पाए तो वो आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ दिए गए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात हमने हमारी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो लास्ट के 3-4 एपिसोड थे उसमें बात करी थी कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो उस समय सॉल्व नहीं हो पाए तो उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया गया कि आप अपने हिसाब से फिर आगे चल के डिबेट करके इनको रिजॉल्व करिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड on the entire country was one such issue that was not completely resolved at that time and was left for the future generation. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कोशिश करी गई थी, हम देखेंगे वापस से जब हम हिस्ट्री में जाएंगे इसकी तो हम समझेंगे कि कोशिश पूरी करी गई थी पर पूरी तरीके से इसको अप्लाई नहीं किया जा सका। फिर से समझ लेते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 44 कहता है दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आते हैं इसके बेसिक मीनिंग पे, मतलब क्या है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, सिविल का मतलब क्या है और कोड का मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं बीच वाले वर्ड से, सिविल से। सो सिविल यहाँ पर जो मतलब होता है कि भारत में हम इस कंट्री में 2 तरीके के हम लोगों को पता है केसेस होते हैं। क्या? एक सिविल केसेस होते हैं और क्रिमिनल केसेस होते हैं। सिविल केसेस में क्या होता है? इट इज़ इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन वर्सेस कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल वर्सेस कॉरपोरेशन, है ना। मतलब किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली, किसी ने आप पे कोई, मतलब जितने भी, मतलब जो 2 व्यक्ति और जो 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच की लड़ाई है वो सिविल केसेस में, उनका नेचर ऑफ द ऑफेंस के हिसाब से वो सिविल केसेस होते हैं।
क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट कहा जाता है, मतलब किसी ने हत्या कर दी, किसी ने चोरी कर दी, किसी ने असॉल्ट किया, तो स्टेट कहता है कि ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एक हम एज अ स्टेट फाइट करेंगे क्योंकि ये सोसाइटी के लिए खतरनाक है। तो वो ऐसे ऑफेंसेस को हम क्रिमिनल केसेस में डाल देते हैं। सिविल केसेस का आउटकम क्या होता है, इट्स जनरली अ कॉम्पेंसेशन। क्रिमिनल केसेस का आउटकम पनिशमेंट होता है। तो इसमें फिर हम देखेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विथ द प्लेंटिफ एंड द प्रोसिक्यूशन इन बोथ द केसेस। मतलब जो ये कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है या मेरे साथ कोई गड़बड़ी हुई है, मेरे पे असॉल्ट हुआ है, मेरे किसी परिजन की हत्या की गई है, हमारे घर चोरी हुई है, दोनों ही केसेस में द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो आरोप लगा रहा है, जो पीड़ित है, उसको ये प्रूव करना होता है कि ये बात, ये आरोप, ये इसके एविडेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं। और दोनों के केस में जो लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल इन सिविल केसेस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 का है वो अप्लाई किया जाता है। फिर इन क्रिमिनल केसेस इट इज़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे 1973 में मतलब अमेंडमेंट के बाद लाया गया, और इंडियन पिनल कोड जो 1860 में लाया गया था, वो बताता है कि उसमें क्या क्या अपराध कहा जाएगा, किसी चीज़ को अपराध कहा जाएगा। तो हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो इस सीरीज़ में सिविल केसेस पे रहेगा। और अब जब हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो हमें फिर से ध्यान देना है कि विद इन सिविल केसेस ऑल्सो जो फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, सच एज मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, एलिमोनी, मेंटेनेंस, फिर आपका इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ये सारी जो मुद्दे हैं ये विल लाइक दीज आर द फोकस ऑफ आर डिस्कशन ड्यूरिंग दिस सीरीज। सिविल के अंडर जो सब्सटैंटिव पार्ट है, मतलब जिसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से मुद्दे सिविल केसेस के अंडर आएंगे, तो और भी हैं, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेबर लॉज, टॉर्ट्स, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें सिविल मुद्दों के अंदर आएंगी। और इसीलिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सिविल वर्ड है वो इसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा, इंडिया जो है उसमें अभी तक, जब हमारे यहाँ अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तो होता क्या है कि देर आर many personal laws that govern people from other religions। तो जैसे आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड जूज, अगर आप इन इस तरीके से कंट्री में जो डिविजन्स हैं उस रिलीजियस डिवाइड या रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात करेंगे, तो हमें समझ में आता है कि फॉर मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज एंड Jews, there are personal laws that govern some of these civil procedures in our country। तो यहाँ पर हमारी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पर्सनल लॉ की महत्वता अभी भी है। तो हमने फिर से समझा कि सिविल मुद्दे कौन से हुए, पर्सनल लॉज का मतलब क्या है। इन पर्सनल लॉज में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, एंड कौन से मुद्दे यूनिफॉर्म सिविल कोड का फोकस रहेंगे। फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ। यूनिफॉर्म, देखिए आप चार अलग अलग तरीके से यूनिफॉर्म को समझ सकते हैं। पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी की नीड क्या होती है ना। तो एक सिंपल ये मतलब समझना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी की नीड ये होती है कि जो एक ऊंच नीच या डिफरेंस की जो भावना है, जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को आप लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऊंच नीच जिसके कारण से फ्रैक्चर्स क्रिएट होंगे, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोसाइटी का लेस एम्पावरमेंट होगा, ऑपरेशन होगा, ऐसी ऊंच नीच को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम एक डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं।
दूसरी डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है कि आप होमोजेनिटी की तरफ जा रहे हैं, कि सब लोग एक जैसे ही दिख रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बिल्कुल ही कोई डिफरेंसेस नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एब्सोल्यूट होमोजेनिटी की डेफिनेशन है, ये हम लोग जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे ये उस डेफिनेशन में नहीं आता है। हमारी डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज कि हम कुछ मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी लाएं विद सम एक्सेप्शंस, एंड दोज एक्सेप्शंस आर सच दैट प्रिजर्व द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस इन आर कंट्री। तो ये हो गया यूनिफॉर्म की डेफिनेशन। और क्यों यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है उसका एक मैंने आपको वाई बताया, कि जो डिवाइसिव डिस्क्रिमिनेशन है या ऑप्रेसिव डिस्क्रिमिनेशंस हैं या डिफरेंसेस हैं उनको हम कम करने की कोशिश करें, वाइल कीपिंग द diversity and while keeping the cultural diversity of different representation in our country। और फाइनली जो वर्ड है वो है कोड। कोड मतलब एक कानून, कुछ ग्रुप ऑफ लॉज जिससे हम बता सकते हैं कि सर्टन मामलों में किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा। कानूनों का संग्रहण, कानूनों मतलब ग्रुप ऑफ लॉज को कोड कह सकते हैं। तो अब हमको पता चल गया द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब क्या है और क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अब हमको क्वाइट क्लियर हो जाना चाहिए इस पॉइंट तक। अब कहाँ पे जाते हैं, अब हम थोड़ा सा इसकी इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे, है ना। और इतिहास मतलब हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा सा पीछे से, और पीछे मतलब आपको लगेगा कि अंग्रेजों के ज़माने में जाएंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि और पीछे से, बहुत पीछे से चालू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम न्यूलिथिक एज में थे, नवपाषाण युग, जहाँ से हम हंटर गैदरर होते हुए एग्रीकल्चरल सोसाइटी में सेटल होना शुरू हुए। तो अब आप सोचिए कि एक ट्राइब हो सकती है जहाँ पर एक महिला की एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शादी का एक ट्रेडिशन है। एंड देखिए ये ट्रेडिशंस उस समय की नीड के हिसाब से चालू होते थे। और क्या होते थे, जैसे एक सबसे बड़ी नीड होती थी लैंड पे अपना अधिकार रखना। तो बहुत बार ऐसा होता था कि लैंड पे अपने अधिकार रखने के लिए भाई अलग अलग शादियां नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लैंड डिवाइड हो जाएगी। तो वैसे ट्राइब्स में बहुत सारे भाई एक महिला से शादी कर लेते थे। ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए कोई दूसरी ट्राइब है जहाँ पे एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। सिमिलरली वो जो पहले वाली ट्राइब है जहाँ पर एक महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ शादी कर रही है, वो वेजिटेरियन ट्राइब है मान लीजिए। दूसरी ट्राइब है जहाँ एक पुरुष बहुत सारी एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी कर सकता है, वो है एक नॉन वेजिटेरियन ट्राइब। अब देखिए जब तक ये ट्राइब आपस में ही इनके शादियां हो रही थी, इनके इनहेरिटेंस ये वो के जो मामले थे ये चल रहे थे, वो तब तक मामला ठीक रहेगा। बट मान लीजिए कभी एक ट्राइब में से दूसरी ट्राइब में व्यक्ति कोई जाता है या उसकी शादी हो जाती है, तो क्या ऐसे रूल्स होंगे जो उनके व्यवहार को उस ट्राइब में डिटरमाइन करेंगे। ये तो जानना अब ज़रूरी है ना। आज जैसे हम लोग इंडिया में इंटरमिंगल हो रहे हैं, इतने विद इन कास्ट, विद इन रिलीजन भी शादियां होना शुरू हो गई है, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि यार जो एक ट्राइब के पर्सनल लॉ थे वो अब दूसरी ट्राइब भी फॉलो करे या वाइस वर्सा, है ना। तो कोई एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी आनी ज़रूरी होती है जिसकी एक नीड फील होने लग जाती है एज दीज ट्राइब स्टार्ट इंटरमिंगलिंग विथ ईच अदर। तो जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते गए फ्रॉम नवपाषाण, फ्रॉम एज वी सेटल्ड इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, द नीड फॉर दिस एंड दीज incidences where people started intermingling with between the tribes, between different belief systems, between different cultures, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अब अराइज होने लग गया एज वी सेटल डाउन। और हम जब देखते हैं कि अब हम आएंगे सीधे जंप मार के
मेडिवल इंडिया में। अब मेडिवल इंडिया में देखिए क्या था कि जो हिंदूज एज अ ग्रुप था वो एंशियंट टाइम से ही उनके तीन जो मेन बेसिस थे वह थे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। इन से ही जो पर्सनल लॉज थे वो डिटरमाइन होते थे और उनसे ही इनका जो सिविल, आप मान लीजिए सिविल मामले मतलब जो पर्सनल मामले थे उन वो सेटल हो जाते थे। फिर जब आप मेडिवल इंडिया में देखेंगे तो फॉर लाइक औरंगजेब इम्प्लीमेंटेड समथिंग ही कॉल्ड फतवा आलमगिरी। और फतवा आलमगिरी में क्या था कि ही पुट नवाब एज मतलब जस्टिस नवाब के हाथ में दिया गया और नवाब के अंडर में काजी और मुफ्ती होते थे और काजी जो होता था वो न्याय देता था इन कंसल्टेशन विथ मुफ्ती। और इसमें फिर दीवानी न्याय होता था और दीवानी न्याय सिविल जस्टिस सिस्टम होता था। और सिविल जस्टिस सिस्टम के केस में अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लॉज को वहाँ पे भी टच नहीं किया गया। हिंदू अपने हिसाब से, मुस्लिम्स अपने हिसाब से, और कोई धर्म है तो वो अपने हिसाब से वो मतलब दे वुड गो अहेड एंड सेटल देयर ओन डिस्प्यूट्स। और फिर दूसरा जो टाइप ऑफ जस्टिस सिस्टम था जो हम कहते हैं फौजदारी न्याय, क्रिमिनल केसेस के लिए, उसमें फिर फौजदारी न्याय ही अप्लाई किया गया और सब लोगों को फौजदारी न्याय के हिसाब से ही क्रिमिनल केसेस में न्याय मिलता रहा। तो ये सब मामला तब तक चलते रहा जब तक मतलब आप मान लीजिए ऑलमोस्ट अंटिल 1764 जहां बैटल ऑफ बक्सर हुई और जो बंगाल की दीवानी थी वो इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। अब जैसे ही बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई तो उन पे एक और भार आना शुरू हुआ विच वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव लोड। पर आपको अगर आपने, जैसे मैंने मॉडर्न इंडिया की सीरीज में भी बताया कि शुरू में कंपनी डिड नॉट वांट एनी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज क्योंकि उनको लगा था कि खर्चे बढ़ जाएंगे। तो 1764 से 1770 जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने वहाँ पे डायरकी लाने की कोशिश करी कि हम रेवेन्यू अपने पास रखेंगे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नवाब के पास रहेगा। और हमें पता है कि उसके कारण से बहुत रैम्पेंट करप्शन हुआ, फिर वहाँ पे फेमाइन आया और इसलिए जो नेक्स्ट गवर्नर आए वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको एक दायित्व सौंपा गया, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एंड ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल टू फिगर आउट सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ सिस्टम इन इंडिया। तो अब हम थोड़े पीछे से चलते हुए हमने समझा कि ये कैसे नीड अराइज हुई एज वी सेटल्ड इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। फिर हमने बहुत ही ब्रीफली समझा मेडिवल इंडिया में क्या सिस्टम रहा और फिर हमने देखा कि पहले डायरकी लाया गया विच फेल्ड मिजरेबली एंड देयरफॉर वॉरेन हेस्टिंग्स केम इन विथ कि कुछ यहाँ पर लॉ और एक कुछ तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए कुछ करना होगा। आज का एपिसोड वैसे ही 23 मिनट का तो हो ही चुका है, हम यहाँ पर पॉज करेंगे। आज हमने सिर्फ ये समझा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एज जो टर्म है उसका मतलब क्या है, वो कहाँ पर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। एंड अगेन एज आई सेड वी स्टार्टेड बाय सेइंग कि हमारा पूरा उद्देश्य इस सीरीज में इज़ टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ अ वेरी वेरी ग्लोरियस कंट्री, है ना। हम एक जागरूक नागरिक है एक बहुत महान कंट्री के, और इस तरीके से बहुत ही अजीब से डिबेट और अजीब सी बिकरिंग करना थोड़ा कभी कभी हमें शोभा नहीं देता। तो हम यहाँ पर एक अवेयरनेस बिल्ड करने की ही कोशिश कर रहे हैं। मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं आपको बस जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको बताकर खुद के लिए भी एक, जैसे बोलते हैं ना, रिवीजन हो रहा है और एंड होपफुली यू आर ऑल्सो गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट। आज हम यहीं पॉज करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग जहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स हैं तो अंग्रेज़ों के शासन में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए, कुछ लॉ कमीशंस बनाए गए, उन लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिए, वो सब हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आने वाले एपिसोड्स में हम विस्तार में डिस्कस करेंगे कि बिटवीन 1937
टू 1950 क्या पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, क्या डिबेट्स हुए, क्या डिस्कशन हुए। फिर हम बात करेंगे इसी सीरीज़ में आगे चल के हिंदू कोड बिल, हम विस्तार में बात करेंगे कि क्या उनमें चेंजेस लाए गए, क्या अमेंडमेंट्स हुए। फिर उसके बाद हम मुस्लिम पर्सनल लॉज एंड ट्राइबल लॉज पे भी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये तो रहा एक सीरीज़ क्या है उसका ओवरव्यू। आज के एपिसोड में जैसे हमने समझा, हमने वाई और व्हाट समझा और थोड़ा सा हिस्टोरिकल, स्मॉल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया। यहीं पॉज करते हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।